जो चूँकि एस्पायरेंट्स है उनके लिए तो है ही ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेकिन जो है संविधान व विधि में भी रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और चूँकि जो इमिग्रेंट्स है उनके लिए तो ये क्या है, टॉपिक गोल्डन टॉपिक है, ठीक है। और चूँकि यह जो है अब ये कानून जो है अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो 90-95% चांस है कि ये जो सवाल है CAA, ये CAA जो है सवाल के रूप में मेंस में दिखाई दे, चाहे वो UPSC हो या फिर BPSC हो, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है हर पहलू पर आज हम लोग जो है कर चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए हम लोग चलिए। अभी टॉपिक का नाम हम अभी लिखेंगे नहीं, थोड़ी सी हम रफ करने जा रहे हैं टॉपिक में एंटर करने से पहले। नहीं मतलब विषय पर पहुंचने से पहले कुछ बुनियादी जो है एलिमेंट्स का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये टॉपिक जो है आपका जब 2016 में आया तो ये लगभग पूरे देश में बवाल काट दिया, ठीक है। और CA का जब चर्चा हुआ तो साथ साथ जो है इसके साथ क्या आया, NRC भी आया, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। तो हम लोग पहले इसकी मूल भावना को समझते हुए, ठीक है, अगर सवाल ये हो कि पहले NRC या पहले CA, ठीक है, तो साहब पहले जो है आपका NRC ही आया, ठीक है, उसके बाद जो है CA की कंसेप्ट आया है। अब बड़ी बात यह है कि चाहे CAA की बात हो या फिर NRC की बात हो, साहब ये दोनों आधारित है किस पर, इनलीगल इमिग्रेंट्स पर, इनलीगल इमिग्रेंट्स पर, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट्स में अगर नागरिकता देने की बात होगी तो इसके लिए प्रावधान क्या है, CA, और अवैध प्रवासी को यहां से हटाना होगा अगर, तब साहब उसके लिए क्या है, NRC का प्रावधान है। अभी धर्म का छोंका नहीं मारना है, ठीक है। CA और NRC देखते हैं हम लोग धर्म का छोंका मारने लग जाते हैं, साहब इसमें जो है धर्म का छोंका तो है क्या है, यह एक पॉलिटिकल एम्बिशियस को दिखाता है, ठीक है, पॉलिटिकल एम्बिशियस महत्वाकांक्षी को दिखाता है। ये कैसे हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत रफ आइडिया ले लीजिए NRC के बारे में, तब हम विस्तृत रूप से जो है CA पर आज, क्योंकि आज पूरी क्लास चलने वाली है किस पर, CA पर, ठीक है। तो चूंकि ये मुद्दा जो है ये मतलब ये मुद्दा उठा ही कहां से है, यह इलीगल इमिग्रेंट्स से है, ठीक है। और इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने की पहले बात थी, आगे चल करके जो है इसमें अब कुछ लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हुई है, ठीक है। तो पहला सवाल तो यह है कि इमिग्रेंट्स मतलब जो क्या बाहर से आए हुए लोग आए ही क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि साहब हमारे चारों जो मेरे क्या नेबर कंट्री है, ठीक है, वहां पर कई प्रकार से जो है वहां भी क्या आई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, चाहे पूर्वी पाकिस्तान की बात हो, म्यांमार की बात हो, श्रीलंका की बात हो, और पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, ठीक है। और ये लोग जो है कहां पर, इंडिया में प्रवेश किए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रवासी। और चूंकि इनके पास वैध वीजा नहीं है इसीलिए साहब ये क्या है, अवैध पर। अब सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो लोग रहते हैं तो इनको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, या तो वो क्या होंगे, यहाँ का सिटीजन होंगे, या फिर वो क्या होंगे, एलियंस होंगे। एलियंस का मतलब कौन सा, जो बाहर से आए, ठीक है। और ये एलियंस ही जो है नहीं, या तो वैलिड क्या होंगे, इमिग्रेंट्स, या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, राइट। उसके बाद है जिसके पास कुछ नहीं, वो क्या आपका स्टेटलेस,
राइट। अब बड़ी बात यह है, सिटीजन हम किसे बोलेंगे? आप भारत के नागरिक हैं, इसके लिए जो है क्या योग्यता होनी चाहिए? पासपोर्ट होनी चाहिए, या फिर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट लेने की आपके पास अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद है एलियंस। वैलिड कौन है? जिसके पास क्या? वीजा है। वीजा का साफ मतलब है जिस देश के साथ आपका रिलेशन है। हमारा भी एम्बिशन क्या चीज, राजदूत वहां रहते हैं और उसका भी यहाँ पर जो है राजदूत यहाँ पे रहते हैं। भारत से जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए और आपका क्या है इंडिया, आप जानते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब यूएसए का एम्बेसी कहाँ पर है? इंडिया में। और इंडिया का कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। मतलब भारत से जो लोग जाएंगे, ठीक है, कहाँ? अमेरिका, तो भारत में क्या जो उसका ऑफिस है आप वहां पर अप्लाई करेंगे वीजा, और वो आपको एक वैलिड समय के लिए जो है अमेरिका जाने का परमिशन देते हैं। आप उतने दिन तक जो है अमेरिका में घूम फिर सकते हैं फ्रीली, राइट। उसी प्रकार अगर यूएसए से कोई अगर लोग कहाँ पे आते हैं? इंडिया, तो इंडिया का वहां पर क्या है? एम्बेसी है। आप वहां पे फॉर्म डालिए, परमिशन मिलेगा। जितने दिन का मिलता है परमिशन उतने दिन तक अब भारत में क्या है? वैध प्रवेश, राइट। जिसके पास नहीं है साहब वो क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। और आगे चल करके हम उसे कह सकते हैं, या फिर उसे हम शरणार्थी के रूप में भी हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई? अब बात यह है कि ये लोग जब आए तो प्रभाव क्या पड़ा? चूंकि यह मैटर तब जाकर के जो है, यह मैटर जो है तब सबसे विस्तृत हो गया जब पूर्वी पाकिस्तान, हम जानते हैं पाकिस्तान दो भाग में था, एक आपका वेस्टर्न पाकिस्तान और एक आपका क्या? ईस्टर्न पाकिस्तान। और ये ईस्टर्न पाकिस्तान ही आज किस नाम से? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान है ये बना ही कब था? 1971। सोचिए पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान कहाँ? नहीं। और चूंकि जो पाकिस्तान की जो मेन मतलब क्या, जो वहां का मेन क्या ऑफिस है वो सब कहां पर है? और साहब दोनों की भाषा क्या है? अलग। दोनों का कल्चर क्या है? अलग। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? अलग। तो ये मतलब बन तो गए लेकिन ये आपस में कभी जुड़ नहीं पाए। और जब जुड़ नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर विकास का काम होगा भी नहीं, ठीक है। विकास का काम होगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। अब लोग यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अब वो यहाँ पे रहना चाहेंगे यहाँ, या फिर यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे वो? और आप जानते हैं इसके चारों ओर कौन फैला हुआ है? इंडिया। इसका मतलब बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेट किए, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा होगा? भारत पे, ठीक है। और भारत के किस क्षेत्र पर? नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। इधर बंगाल, उधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो आज हम कहते हैं सेवन सिस्टर, उस समय असम एंड बंगाल, असम और बंगाल, उसी से टूट टूट कर जो है सेवन सिस्टर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो माइग्रेशन हुआ है, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? असम पे पड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके आ जाने से क्या होगा? ऐसे मान लेते हैं 100 लड्डू है और घर में 100 लोग हैं, गुड एक लड्डू। मान लिया जाए लड्डू ना बढ़े, यहां पर 100 और बढ़ जाए। अब बताइए कि ये लोग जो 100 लोग जो पहले आशा में थे कि एक लड्डू खाएंगे, अब ये लड्डू बट जाएगा। जरा बताइए, जो पहले से यहां पे रह रहे हैं वो कुंठित भाव से उसको देखेंगे या फिर खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी? बस यही मामला है। अगर ये मामला ना होता तो साहब नहीं आती एनआरसी, नहीं आती फिर सीए, बस यही मामला है। अब चूंकि असम का जो क्या है, वहां पर जो रह रहे हैं लोग, वो कह रहा है यार इसको हटाओ। किसको? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पर धर्म अभी तक नहीं आया है। असम को इससे कोई गुरेज नहीं है साहब, वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, जो भी है, बाहर से आए हो यहां से बाहर जाओ, ठीक है। एक बात तो है, अब जरा सोचिए कि उस समय सरकार किसकी है? कांग्रेस। अगर यहां से भगाए
अगर असम से भगाए तो साहब इसका गलत मैसेज जाएगा किस पर, इंडिया पर। ठीक है, क्यों? भारत में भी क्या है, डाइवर्सिटी। भारत में क्या है, डाइवर्सिटी। और साथ ही साथ भारत इस समय इस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि वह जो है अकेला पूरे विश्व में अपना काबूत जमा पाए, इसलिए उसको पड़ोसी देशों का भी सहायता चाहिए। ठीक है, इसलिए साहब इसका क्या हुआ, पॉलिटिकल, मतलब हम कह सकते हैं राजनीतिकरण इसका क्या हुआ, यहां से शुरू हुआ। ना मुस्लिम्स गए ना हिंदू गए। ठीक है, अब एक बात बताइए, असम इन दोनों को देख करके आज भी उसी भावना से लबरेज होगा या नहीं होगा? ये बताओ, ये 100 लड्डू खाना इसका फंडामेंटल राइट्स था या नहीं था? और एक बात बताइए, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर कौन? सरकार। साहब सरकार का इंटरेस्ट कहां छुपा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट का भी? क्या सुप्रीम कोर्ट का भी? चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो साहब इसका साफ रिजल्ट है कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को यहां से आउट करने वाला है। ठीक है, और जिसके लिए रजिस्टर तैयार होगा और उसी का नाम क्या पर गया है, NRC। और चूंकि यह मामला बहुत भयावह थी कहां पर, असम को लेकर के, तो अभी लागू होने की बात भी सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, असम को। बाकी किसी अन्य क्षेत्र पे अभी इसके लागू करने की बात नहीं है। यह मामला फिर भी सही था। यह मामला तूल पकड़ लिया कब, जब साहब CAA की बात होने लग गई। किसकी बात होने लग गई? CAA की बात होने लग गई। ठीक है, तब जाकर के जो यह मामला जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि यह समाज में मतलब डिस्टॉर्शन का जब मुद्दा बना, तो किसके आने से? CAA के आने से। देखिए कैसे खेल हुआ है इसमें। ठीक है, उस खेल से पहले हम जो है हेडिंग डालते हैं नागरिकता, है जी, वो सब आगे का टॉपिक है। आज अगर CAA को ही खत्म कर ले, ठीक है, तो यह आज की क्लास की क्या है, सफलता मानी जाएगी। एक बात मुझे बताइए, नागरिकता का संबंध किस पार्ट से है? पार्ट 2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नागरिकता का संबंध जो है किस लिस्ट से है, तो आप क्या बताएंगे? यूनियन लिस्ट। देखिए धीरे धीरे सब आपका जो है अपने आप जो है यह मामला खुलता चला जाएगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? यह 5 से 11। एकदम बहुत आराम से समझना है। आज के बाद सिटीजनशिप, ये CAA और ये सब कभी मतलब परेशान करने वाला आज के बाद तो नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी पैशंस बना के रखिएगा। देखिए आर्टिकल 5 और 11 को जो है हम 3 भाग में बांट देते हैं, 5 से लेकर 8। एक है आपका आर्टिकल 19 और जो है आर्टिकल 11 और 12। ठीक है, आप पीटी में धूमधाम से पढ़े होंगे 5 और 8 को लेकर के। जब क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो उसकी पूरी नागरिकता से संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी बातें 5 से लेकर के 8 में बोली गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी नागरिकता कैसी होगी, यह आर्टिकल 19 में बोली गई है कि आपका सिंगल सिटीजनशिप होगी आपकी नागरिकता। ठीक है, उसके बाद है ये आर्टिकल 11, सॉरी यहां 12 हो गया, 10 और 11। ये आर्टिकल 10 और 11 ये दोनों मिलकर के संसद को, पार्लियामेंट को साहब शक्ति देता है कि आप नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून आप बना सकते हैं। राइट, और चूंकि हम जानते हैं ये यूनियन लिस्ट का मामला है, तो सिंपल सी बात है, इस पर प्रभुत्व भी किसका होगा, मतलब नागरिकता से संबंधित विषय पर प्रभुत्व भी किसका होगा, संघ का, मतलब संसद का होगा। राइट, तो इससे भी साफ मतलब 2 ऐसे जगह है जहां से हम कह सकते हैं कि साहब इसमें नागरिकता से संबंधित मामलों पे संसद क्या है, सबसे ऊपर है, संसद ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या संसद आज तक इसमें कोई काम किया और करने के पीछे वजह क्या रही होगी। अगर किया है तो इसके पीछे वजह, देखिए करने का मतलब वहां थोड़ी ना हलवा पूरी बनने वाला है।
वहां तो साहब दो ही काम होगा, या तो नए नए जो है क्या विधि बनेंगे, या पहले की जो विधि है उसमें अमेंडमेंट होते रहेंगे। यही दो काम तो हो सकते हैं, कहां पर, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हुआ क्या कि संसद में 1955 में एक कानून बना, और आप भली भांति जानते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब इस जो है इस विधि को लाने के पीछे वजह क्या था, आप आर्टिकल 5 से 8 पढ़िएगा तो नागरिकता पाने की तो अधिकार है, लेकिन नागरिकता खोने का या नागरिकता समाप्त करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। नहीं, तो यह बात सामने आ चुका था कि नागरिकता अगर छीनने का प्रावधान नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा ही नागरिक हमारे खिलाफ काम करने लग जाए। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि नागरिकता जो है प्राप्ति का भी प्रावधान हो और नागरिकता समाप्ति का भी जो है प्रावधान हो। और चूंकि नागरिकता प्राप्ति का जो प्रावधान था वो सीमित दायरा था, भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्ति का जो प्रावधान था उसको भी स्प्रेड करना था, थोड़ा सा डायनेमिक बनाना था, तो इसके लिए भी जो है कानून की आवश्यकता थी। तो संसद जो है आर्टिकल 10 और 11 का सहायता लेते हुए जो है आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का निर्माण किया। उसमें तो कई धाराएं हैं, 19 धारा कम से कम है, लेकिन उसमें 2 ही धारा आपके काम का है। ठीक है, और उसका जो सब्जेक्ट है आपका, एक है आपका नागरिकता प्राप्ति का और नागरिकता समाप्ति का। आप भली भांति जानते हैं नागरिकता प्राप्ति के भी कितने प्रावधान हैं, 5, और नागरिकता समाप्ति के कितने प्रावधान हैं, 3 है। ठीक है, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, परित्याग, समाप्त एंड वंचित करना। राइट, इसका ये बताओ, अगर सीए और एनआरसी को अगर हम यहां पे लाएं तो क्या हम यहां पर सीएए जोड़ सकते हैं क्या? क्या हम प्राप्ति के साथ हम सीएए क्या हम जोड़ सकते हैं? क्यों? नागरिकता प्राप्त। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सीए आने से पहले नागरिकता प्राप्ति करने का मात्र और मात्र 5 प्रावधान थे। नहीं, अब जो है नागरिकता प्राप्ति करने का यह भी तो एक उपागम ही है, सीएए। नहीं, नागरिकता समाप्ति के पहले 3 प्रावधान थे, साथ ही साथ जो है अब समाप्ति के एक साथ मतलब एक एलिमेंट और जुड़ गया आपका एनआरसी। ठीक है, इसका मतलब है कि सीए और एनआरसी को हम इस जो है डिवीजन में हम ऐसा इसको सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है, एक मुद्दा और है जिस पर हम चाहते हैं बात करना। क्या आप सिटीजनशिप से संबंधित थ्योरी को जानते नहीं जानते हैं? पूरे संसार में नागरिकता से संबंधित 2 थ्योरी प्रचलित है। 2 थ्योरी जो है बहुत फेमस है, एक का नाम है जस सोलाई और एक का नाम है जस सैंगविन। इसका हिंदी देख लीजिए गूगल पे, बहुतों का हिंदी जो है ना, बहुत का हिंदी जो है, हाँ अब अचानक आ गया तो आ गया। कुछ जो है आप लोग जो है सिर्फ हिंदी ही नहीं, कुछ इंग्लिश भी जाना कीजिए। ठीक है, तो पूरी दुनिया में नागरिकता का जो है 2 सिद्धांत बहुत क्या है, फेमस है। एक है आपका जस सोलाई और एक है आपका जस सैंगविन। अब दोनों में अंतर क्या है? जस सोलाई का मतलब है, जस सोलाई मतलब जिस देश में जस सोलाई के सिस्टम पर क्या है बेस्ड है वहां का सिटीजनशिप। ठीक है, इसका साफ मतलब होता है कि जो उसके मिट्टी में जन्म लेगा वह उस मिट्टी का लाल होगा। जैसे अमेरिका का वह ना मतलब क्या, अमेरिका में, या हम कह सकते हैं अमेरिका का वही मतलब क्या, अमेरिका में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही क्या है, अमेरिका का नागरिक है। ठीक है, और इस सिस्टम को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी सिस्टम काम करते हैं वो सभी के सब सिस्टम जो है जस सैंगविन कहलाते हैं, जैसे भारत में है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि भारत में भी नागरिकता का जो सिद्धांत था
वो साहब पहले यहां भी जस्ट सोलाई था और जस्ट सोलाई से जस्ट सैंगविल पे हम लोग शिफ्ट किए हैं। और इसके पीछे जो है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसके पीछे मात्र और मात्र एक वजह है, वो है नागरिकता प्राप्ति का जो एलिमेंट है बाई बर्थ। बाई बर्थ मतलब, बाई बर्थ का मतलब क्या? जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता की अगर प्रावधान देखिएगा तो साहब 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है आपका 1950 से लेकर के 1987, 1987 राइट, 1987 से लेकर के 2003, ठीक है, और 2003 से लेकर के टिल कर सकते हैं हम लोग, टिल। ये 3 साल आपको जो है याद रखना चाहिए। ये वही साल है 1950 से लेकर 1987 जब हम कहते थे भारत में नागरिकता का जो सिद्धांत है ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट सोलाई। क्योंकि 1950 से लेकर के 87 के बीच में यह प्रावधान था कि भारत की राजनीतिक सीमा के भीतर जो व्यक्ति जन्म लेगा वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, राइट। उसके बाद जो है पुनः इसमें अमेंडमेंट किया गया, पुनः जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके जोड़ा गया कि दोनों अगर भारतीय हों फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अगर क्या हो, भारतीय हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बात ये चला कि बाहर से आने वाले व्यक्ति, बाहर से आने वाले व्यक्ति अगर वो भारत में ही शादी कर लेते हैं उसके बाद उसका क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखवाया गया कि साहब कम से कम दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, माँ या बाप में से कोई एक। हाँ मतलब माँ बाप बोलने में अच्छा लगता तो मम्मी एंड डैडी, माता पिता, ठीक है। असल कितना है मम्मी डैडी, ठीक है। अब तो और आगे बढ़ गया है, मॉम्स है, मॉम्स है, पॉप्स पापा लगता है पापा से ज्यादा वो पॉपकॉर्न बन गया है बिल्कुल ठीक है। अब सिस्टम, समय बदल रहा है ना, सिस्टम जो है धीरे धीरे। हम लोग के समय फादर का मतलब खौफ था, खौफ, हाँ। फादर का गाड़ी गली में एंटर किया, साइड। अब तो बाप से डरता है साहब, उसको पता है कि ये का कूटा तो उसको हम कुटवा देंगे ठीक है, ऐसा हालत है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। दोनों में से एक क्या होना चाहिए, इंडियंस होना चाहिए, ठीक है। मैटर अभी भी क्या था, सही था। मैटर इस बीच में बिगड़ गया कि साहब भारत में आतंकवादियों का, ठीक है, कि साहब भारत में चूंकि हम जानते हैं वहां जाइए, शादी कीजिए, नागरिक बनिए, वहां का लुत्फ उठाइए और भारत के खिलाफ काम कीजिए, ठीक है। इसीलिए और 2003 तक आते आते, और आप चूंकि जानते हैं एनडीए का फर्स्ट फेज की सरकार इस समय चल रही है, ठीक है। एनडीए जिसके प्रधानमंत्री उस समय होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, राइट, अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए भाजपा का हमेशा से एक रुख रहा था, इससे पहले तक वो एमिग्रेंट्स को देखना नहीं चाहते थे। मतलब प्रवासी को, मतलब उनका मानना था कि ये भारत माँ है, कोई किसी का क्या मतलब मचान नहीं है, दलान उलान नहीं है। मचान समझते हैं, मचान आप लोग, ठीक है, दलान या मचान। बोला कि ये भारत है, कोई मचान नहीं है, कोई दलान नहीं है कि बाहर से व्यक्ति आए और यहाँ पर जो है वह मतलब क्या, यहाँ का लुप्त या फिर यहाँ के संसाधनों पर वो बोझ बन सके, ठीक है। यहाँ की संसाधनों पर पहला अधिकार तो यहाँ के नागरिकों का ही है, ठीक है। और इसी जो है उतावलापन में आकर के उन्होंने साहब एक नहीं 3 अमेंडमेंट किए, ठीक है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि इसी 3 अमेंडमेंट में पहली बार सीएए का रूप देखा गया। सीएए जो है, जिसे आप कहते हैं 2016, वो 2003 में एक बार झलक दे चुका था। कब? जब एनडीए का फर्स्ट फेज की सरकार चल रही थी तब,
ठीक है, अब जाकर के हम लोग यहां से CAA को हम लोग पढ़ सकते हैं। चले हम लोग, चलिए अब डालिए हेडिंग CAA। क्या आप लोग जानते हैं CA का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी नाइस। आप लोग क्या बोले मुझे तो समझ नहीं लगी, इतना मालूम चल गया कि आप लोगों को पता है। ठीक है, देखिए आपको जैसा कि पता है हम लोग का टॉपिक का पहला क्या होता है, व्हाट इज, क्या है CA, सारा है ना, सारा सवाल इसमें जो है आ जाएंगे। उसके बाद है बैकग्राउंड्स, यानी हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, राइट। उसके बाद इसमें देख लो चैलेंजेस क्या है। अच्छा बताओ, जो चैलेंजेस होगा क्या उसको लिमिटेशन के आधार पर, क्या हम उसको लिमिटेशन के रूप में देख सकते हैं? अगर मैं यहां पे चैलेंज लिखूं, अगर क्वेश्चन में आ जाए लिमिटेशन, तो क्या आप बोल्ड होकर आएंगे या फिर छक्का छक्का मार के आएंगे? कभी कभी शब्द के हेरा फेरी से भी जो है, हाँ, जानते हुए भी हम लोग जो है लिख नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं चैलेंजेस मतलब चुनौतियां। क्या चुनौतियां हैं? ठीक है, मतलब निगेटिव इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा निगेटिव एस्पेक्ट ही है या इसमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? ठीक है, यस। तो हम कह सकते हैं पक्ष में तर्क। जो आप कल उत्तर लिखे होंगे तो आपको लग रहा हो कि यहां से हम लिख सकते थे ज्यादा आसानी से, राइट। उसके बाद है, चूंकि ये कानून नया है, ठीक है, तो साहब इनको सलाह की बहुत आवश्यक होगी। ठीक है, तो आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आप इसमें? सुझाव दे सकते हैं, राइट। और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा? ये क्या हो गया जी? हाँ, निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, इस फ्रेम के बाद जो है अब जाकर के CAA से संबंधित जितनी बातें होंगी वो सारी बातें इस फ्रेम में आकर के सेट हो जाती हैं। ठीक है, और मेरा मानना है कि अगले 5 साल तक जो है इससे आगे सवाल बनने की बहुत कम गुंजाइश है, और अगले 5 साल तक भी सिलेक्शन ना ले पाए तो देखिए, आप पहली बात तो आप मुझसे उम्मीद क्या करते हैं कि मैं आपको बहुत बुराई करूं? मैं बहुत उल्टा किस्म के इंसान हूं। ठीक है, हाँ, पड़ जाता है, मैं आपको बद्दुआ दे रहा हूं। चलिए अल्लाह नहीं, चलो अब लोग टॉपिक पे आते हैं। पहली बात, कॉन्क्रीट अगर इसका जवाब हो, पहली बात है कि व्हाट इज CAA, क्या है इसका मतलब। इंट्रो लिखने जा रहे हैं, इंट्रो। ठीक है, एकदम सटीक कॉन्क्रीट लिखना है इसमें। ठीक है, हम कह सकते हैं कि CAA जो है एक क्या है, उपागम है। उपागम है, इक्विपमेंट्स है, एलिमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है। इस उपागम से क्या होता है, नागरिकता की क्या होती है, नागरिकता की प्राप्ति। ठीक है, कैसे लोगों के लिए है यह? तो जो 3 पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। हम आगे पढ़ेंगे, बाकी क्यों नहीं, म्यांमार क्यों नहीं, भूटान क्यों नहीं, श्रीलंका ये सब क्यों नहीं, हम इसको ही पढ़ेंगे। अभी आपके मन में सवाल हो रहा होगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो चल रहा है, ये सरकार जालिम सरकार है, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, आप सरकार का पक्ष सुने ही नहीं है। ठीक है, आप सरकार का पक्ष इस पर सुने होते दलील, तो आपकी देखो ऐसा नहीं कि दलील उसका कमजोर होता, दलील उसका मजबूत होता है। ठीक है, जैसे हम बताएंगे उसके बाद देखिएगा पूरा दलील आपका जो है, जब तक मन में बैठा होगा वो पूरा दलील आपका बैठ जाएगा। कैसे, आगे देखते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कैसे लोगों को, तो जो
एक तो आपका 4 लोग वही हैं जो भारत से उपजे हुए हैं, एक आपका हिंदू, एक आपका क्या है बुद्धिस्ट, जैनिज एंड सिख। हाँ, हम तो बोले जो भारत में थी हुए, ठीक है। उसके बाद है क्रिश्चियन और उसके बाद है क्या आपका पारसी। ये 6 ऐसे क्या है समुदाय हैं जो बिलोंग करते हो कहां से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। तो उनके लिए नागरिकता का एक उपागम है आपका CAA। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इंट्रो लिखना होगा तो क्या आप इतना कॉन्क्रीट लिख कर आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है ना, बहुत आलतू फालतू लिख कर नहीं आना है सब, बस इतना लिखना यह एक उपागम है जिसके तहत नागरिकता प्राप्ति, या हम कह सकते हैं यह एक नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आए हुए निम्नलिखित समुदाय के लिए क्या है उल्लिखित है। ठीक है, बहुत क्लियर क्लिस्टर होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको मिटाऊं क्या मैं? चलो अब देखो पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ना हो, ठीक है, तो 3 साल हम पहले बोर्ड पर उतार लेते हैं, उसके बाद जो है बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। देखिए, एक है आपका 2000 से लेकर के 2004, उसके बाद है आपका 2016 और 2019। 2000 से लेकर 2004, 16 और आपका क्या है 19, यही इसकी पृष्ठभूमि बन जाती है। आप देखिएगा कैसे, हम अभी अभी देख रहे थे कि 2003 तक आते आते यह मामला जो है राष्ट्रीय स्तर पर छा चुका था और राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं इस समय तक यह भारत के लिए चैलेंज बन रहे थे, जो क्या थे अवैध प्रवासी। ठीक है, इसी को लेकर के सरकार ने जो है 3 अमेंडमेंट किए। पहला अमेंडमेंट किए 2000 में, ठीक है, और वो अमेंडमेंट किस में था, पासपोर्ट एक्ट में। ये पासपोर्ट एक्ट कब का बना हुआ था, 1920 के पासपोर्ट एक्ट में जो है इन्होंने क्या किया, बदलाव किया। बदलाव ये था कि चूंकि जिनके पास जो अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं उनको, मतलब क्या, उनके लिए पहले 3 महीने का क्या था प्रावधान था जेल का, अब इसको बढ़ा करके जो है यहां पर कितना कर दिया गया, 5 साल। 5 साल पहला मामला टाइट कर दिया गया। उसके बाद 2003 में एक नया कानून बना लिया, उसका नाम क्या पड़ा, CAA। आज का CAA और 2003 के CAA में क्या अंतर था, राइट? 2003 के CAA में साहब हुआ ये था कि चूंकि हम पहचान नहीं पा रहे थे कि साहब लीगल और अनलीगल इमिग्रेंट्स कौन है, ठीक है, तो पहली बार 2003 में इलीगल इमिग्रेंट्स की परिभाषा तय की गई। ठीक है, इसका मतलब है 2003 का जो CAA है उसमें पहला प्रावधान जोड़ा कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होंगे, राइट, और इसी में अगला प्रावधान जोड़ा, यहां चाहो तो आप लिख सकते हो, अवैध प्रवासी का परिभाषा क्या हुआ, तय हुआ। अवैध प्रवासी का परिभाषा तय हुआ। साथ ही साथ इसमें यह लिख दिया गया कि अगर उनका कोई चाइल्ड है जो भारत में जन्म लिया है, तो चूंकि बाय बर्थ ही वो क्या होंगे, भारत का नागरिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2003 में ही बाय बर्थ सिस्टम में अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया, दोनों में से कोई एक इंडियंस हो और दूसरा वैध प्रवासी हो, अवैध प्रवासी नहीं। एक रास्ता तो आपका बंद हो गया, कौन सा रास्ता, बाय बर्थ। साथ ही साथ 2 रास्ते और बंद कर दिए। वो 2 रास्ता कौन सा है
कि साहब ये जो है अब नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकेंगे बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, मतलब पंजीकरण के तहत या फिर देशीयकरण के तहत जो है इनके बच्चे नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये मैटर समझ में आया या नहीं आया? इसको समझ लिया लाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, पासपोर्ट एक्ट 1920, इसमें बस क्या था, सजा को बढ़ा करके, ठीक है, 5 साल कर दिया गया। सजा को बढ़ा करके कितना साल? 5 साल, 3 महीने से सीधा 5 साल। उसके बाद यहां ही ये मैटर नहीं रुका। 2004 में साहब पासपोर्ट, ये सॉरी, फॉरेनर एक्ट में भी, जो 1946 में बना था फॉरेनर एक्ट, उसमें भी परिवर्तन करके जो है कहा इनको सपोर्ट जो करेंगे या जो इनको सहायता दे रहे हैं वो भी पकड़े गए तो कितना साल? 8 साल। बात ध्यान समझिएगा, अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैटर अभी नहीं है, अभी भी ये मैटर अवैध प्रवासी का है। अभी क्या है? अवैध प्रवासी का है। अब देखिए मामला कैसे अब ये मामला कैसे बदलता है आप देखेंगे। इसी के बाद एनडीए की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार चली गई, ठीक है, और लगभग 2 सेशन वेट करना पड़ा, 2 सेशन वेट करना पड़ा। और आप जानते हैं क्योंकि भाजपा अपने मूल रूप में क्या है, राइटिस्ट रिलीजन, वो इसको जो है इस आपदा को वह अवसर में बदलने का प्रयास कर लिया, आपदा को अवसर में। क्यों? इस बीच में जो है, इस बीच में वह जो है, आप चूंकि जानते हैं राइटिस्ट है, इसका साफ मतलब है धर्म के प्रति झुकाव। और जैसे ही झुकाव बढ़ा साहब तो इनका मतलब इनसे जो सवाल पूछा गया पहला, ठीक है, वो सवाल पहला यही कि साहब आपके यहां होते हुए भी मुझे ये मतलब ये जगह छोड़ना होगा, अगर मैं नहीं छोड़ा तो या तो 5 साल का या तो फिर 8 साल का। ठीक है, अब देखिए एनडीए सरकार का मोरल अब यहां से क्या होगा, डाउन। ठीक है, मतलब जो कभी अवैध प्रवासी को यहां से भगाने में लगे हुए थे, उस समय ये नहीं देखा गया कौन आएगा कौन जाएगा, उस समय मार्ग बस यही था मैटर, जो अवैध प्रवासी है यहां से क्या कीजिए, भारत को खाली कीजिए। अब क्या हो रहा है मैटर, अब मैटर ये बन रहा है, ठीक है, कि चूंकि जो यहां से जा रहे हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदूज भी है, मतलब हम कह सकते हैं बाहर से आए हुए अल्पसंख्यक है, उसमें सभी के सभी जा रहे हैं। अब इसको रोकने की बात है, ठीक है, रोकने की जब बात हुई तो चूंकि आप जानते हैं 2014 में वादा किए थे, मैनिफेस्टो में ही था भाजपा का, ठीक है। अब इस मैनिफेस्टो के तहत जब काम आरंभ हुआ, तो इस क्षेत्र में काम आगे बढ़ा कैसे, पहले वो समझिए। 2016 का समय है और इस पर जो है काम आगे बढ़ रहा है, कैसे ये समझिएगा। पहला उन्होंने प्रावधान जोड़ा, ठीक है, पहली बार देखिए पहला प्रावधान जोड़ा उसने कि 3 देश लिया, 3 देश, ठीक है, 3 देश लिया। और ये 3 देश चूंकि आप जानते हैं पाक, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। पॉइंट नंबर पहला ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और व्हाट, ठीक है, यहां से आए हुए कौन, जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन प्लस क्रिश्चियन एंड पारसी जो आए हैं। बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3, और ये लोग जो 31/12/2014 तक आ चुके हैं, उन पर कौन सा एक्ट काम नहीं करेगा, पासपोर्ट
पासपोर्ट एक्ट का प्रावधान, देखिए ऐसा लग रहा है पहली बार तार काटा जा रहा है, ठीक है। मतलब जो सभी जाएंगे उन सभी में से छानने की प्रक्रिया कहां से आरंभ हो गई? 2016 में। पहले क्या हुआ कि पहले उनको सजा से, मतलब जो एक्ट, जो नियम कानून बने हुए थे, पहले उससे बचाया गया, ठीक है। क्या कहा गया कि जिन पर 3 बातें लागू होती हैं, जो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, कैसे लोग? जो 6 समुदाय के हों, या तो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन या पारसी। और ये लोग अगर 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं तो साहब ऐसे लोगों पर कौन सा कानून काम नहीं करेगा? पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर एक्ट जो है, या हम कह सकते हैं कि जिन पर 3 एलिमेंट ये काम कर जाए वो जो है पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट से क्या हो जाएंगे? बाहर, यानी सुरक्षित हो जाएंगे। ये बातें समझ में आई या नहीं आई? जो कपड़ा चाय पीने था। एक बात मुझे बताओ, ये सब जो रह गए पहले बचे किसे? कानून से। अब इनकी महत्वाकांक्षा क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। नहीं बोला भाई चल ठीक है, तूने तो सजा से बचा तो लिया, नागरिकता मैं जाऊं कहां? मैं जाऊं कहां? एनडीए क्या बोला? मैं हूं ना। कौन? एनडीए क्या बोला? मैं हूं ना। अरे फिल्म नहीं रहे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं 2014 में सरकार भी बनी, 16, और इसी समय नागरिकता के लिए जो है एक बिल बनाया गया, और इस बिल का क्या नाम रखा गया? कैब बिल। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का साइन लग जाए तो ये बी जो है ए में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कैब जो है वो CAA में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए गेम क्या हो रहा है। गेम ये चला, पहला प्रावधान जो इसमें जोड़ा गया, ये 3 बात को कॉपी कर जो है यहां पर पेस्ट कर दिया गया, राइट। ये जो 3 बातें थी, पहला 3 देश, 6 धर्म और 31 दिसंबर 2014, इसको यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ यहां पर एक प्रावधान जो है, जो पहले जोड़ा गया था उससे बदलते हुए अब कहा कि ऐसे लोगों के बच्चे जो है वो अपनी नागरिकता ले सकते हैं जिसको बैन किया था, अब उसी को बहाल कर दिया, ठीक है। किसको बैन किए थे? बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब इसको क्या कर लिए? वो बहाल कर दिए। बिल है, एक्ट अभी बना नहीं है, ठीक है। जब कोई बिल तैयार होता है तो संसदीय परंपरा है कि उस पर विवेचना हो, उस पर चर्चा हो, ठीक है। चर्चा का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जितने भी, जैसे लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, 543 सबको दीजिए, सब अपना अपना विचार तैयार करें। लेकिन होगा क्या इससे? अगर हम इस परंपरा को अपनाते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा चर्चा पर ही। इससे अच्छा है कि एक कमेटी बना ले और सभी समुदाय की उसमें क्या कर दे? हम भागीदारी कर दे, ठीक है। इसी को लेकर के पार्लियामेंट में कमेटी बनती है, इसका नाम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JPC। आप अक्सर सुनते रहते हैं, आप हमेशा सुनते हैं JPC, लेकिन आप लोग जो लिंक नहीं कर पाते, अब यही है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? JPC। JPC में चर्चा के लिए गया कैब, ठीक है। अब होता क्या है कि चूंकि इसमें पार्लियामेंट का मेंबर तो है, साथ ही साथ राजनीतिक विद्वान भी इसमें क्या है? शामिल, जिनका भी एक टांग जो है स्वर्ग में लटका हुआ है, और इसका किताब भी बहुत क्या फेमस है, सुभाष कश्यप, ठीक है। अभी वो अंतिम व्यक्ति बचे हैं जिन्होंने संविधान को बनते देखा है, लागू होते देखा है और कैसे विकास हो रहा है, वो अंतिम व्यक्ति है सुभाष कश्यप। और चूंकि
लोकसभा में वो अधिकारी भी रहे हैं, तो उनका संविधान पे अच्छा पकड़ है। आप समझते हैं कि हमारा पकड़ है, हम तो उनकी बात आप तक छोड़ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत ही स्मार्ट, अच्छा कुछ नहीं है, हमारा कुछ है जो इसमें जहां निगेटिव बोल रहा हूं वहां सबसे आगे ये तुम्हारी भावना झलकती है। चलो चलो पहले बात कर समझो। देखो, हम चाहते भी नहीं कि हमारे पंखे बने, चाहे पंखे बढ़े, ऐसा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है, ठीक है। मेरा अंतिम बस लक्ष्य यही है कि जो मैं पढ़ाने आऊँ मैं आपके दिमाग तक डाल दूँ, उसके बाद आप खुद इतने जागरूक व्यक्ति हैं, मैट्रिक पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, ठीक है, तो उस नॉलेज का क्या करना है, आप सबल हैं, आप संप्रभु हैं, सॉवरेन थे इसको लेकर के, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं, इसमें राजनीतिक क्या है, विद्वान भी बैठे हुए हैं। देखिए उन सभी का मानना था, ऐसा नहीं था कि इस पर विरोध हुआ, विरोध एक ही बात पर हुआ और सुभाष कश्यप द्वारा बात बोला गया कि माय डियर, धर्म शब्द को मिटा करके, नहीं, धर्म जो शब्द तुम लिख रखे हो तो कट करो, वहां पर तुम अल्पसंख्यक लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, ये अल्पसंख्यक ना लिखना, धर्म लिखना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का प्लान था या नहीं था? महत्वाकांक्षी लोग ऐसी काम करते हैं, आपदा को वो अवसर में बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये सब चीज को एंजॉय करने की चाहिए, गुस्सा उस्सा होने की चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत कहते उतावला, फोड़ दे बुआ, ठीक है, इतनी आग से भरे पड़े हैं, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि ना ही मेरा किसी धर्म से क्या बहुत अच्छा संबंध है, किसी पार्टी से है, ठीक है। और हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जब आप कम से कम यूपीएससी या बीपीएससी का कॉपी पकड़े लिखने के लिए, तो आप भी इसी माइंडसेट से बैठे, ठीक है। क्योंकि हम लोग तुक्के से किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश से हैं। जिस प्रकार मैं हूं उस प्रकार आप भी होंगे। मेरा मानना है, आप भले नहीं भी मान सकते हैं, आप इतने क्या है, स्वतंत्र है, संविधान ने आपको इतना स्वतंत्रता तो दी ही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। जेपीसी की बात को, जेपीसी में जब ये बातें गई या मामला गया, तो जेपीसी में विरोध हुआ या इसमें सुधार की बात हुई? धर्म, अल्पसंख्यक, ठीक है। क्या इसमें अल्पसंख्यक जोड़ा गया इनकी बात को? इसके पीछे वजह यह है कि अल्पसंख्यक कर देंगे साहब तो बाकी जितने भी बच गए वो सब के सब, इसमें यहूदी भी तो नहीं है, इसमें हम इतने नैरो माइंडेड हैं कि साहब हम मुस्लिम से ऊपर सोच ही नहीं पाए, साहब इसमें यहूदी भी नहीं है, ठीक है, उनके पेट में दर्द अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब था जैसे हम अल्पसंख्यक बोलते तो साहब बाकी भी और आ जाते, ठीक है। देखो माइंडसेट कहीं और था, माइंडसेट कहीं और था, और साथ ही साथ संसाधन को भी देखना था कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी ना यहां से हो जाए, ठीक है। अब चूंकि जेपीसी जब मामला गया तो ये जेपीसी रिपोर्ट ही कब दिया है? 2019 में, और चूंकि आप जानते हैं 2019 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। इनके अब हुआ क्या, सरकार भी सोच रही है कि यह मामला थोड़ा सा और क्या हो जाए, निपट ले, ठीक है। लोकसभा में तो आई, लोकसभा धूमधाम से हो गया पारित, लेकिन राज्यसभा में जाते जाते यह बिल लटका और इसी बीच में हो गया चुनाव, यह मामला पुनः फंस गया और पुनः 2019 में यह आया, और तब तक जो है दिसंबर का समय हो चुका था। कब तक का? दिसंबर का समय हो चुका था। लेकिन यहां पर एक घटना घटी 2016 में, घटना घटी जो आपको जानना चाहिए, क्यों इसी घटना पर आधारित है 2019 का सीएए, ठीक है। घटना क्या घटी? वो घटी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के,
देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत भावुक होते हैं अपने क्षेत्र के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने खान पर, मतलब ओवरऑल कहा जाए तो अपने कल्चर के प्रति वह बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बाहर का जनसंख्या या यहाँ का डेमोग्राफी क्या हो जाए, चेंज। और एक चीज तो आप जानते हैं कि इनको मतलब नहीं है हिंदू या फिर मुस्लिम से, इनका मतलब साफ है, अवैध प्रवासी यहां से चले जाए। अब देख रहा है सरकार को क्या नॉर्थ ईस्ट, बोला मोदी एनडीए व्हाट नॉनसेंस, बोला हम सबको भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब तुम मतलब 100% में हम 100% चाहते हैं भाग जाए, अब तुम जो 70% बचा के चाहते हो रखना, मानो तो फंसा। बोला इसके होने से हमारा डेमोग्राफी, मतलब मेरा आधा, मतलब जो हम एक लड्डू खाते हम जो आधा लड्डू खा कर जी रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे ये 70% भी रहे या यह भी निकल जाए। और उसी के बाद देखिएगा 2019 से लेकर के अब तक इसी बीच में कई एकॉर्ड पे साइन हुआ, चाहे असम एकॉर्ड बहुत स्ट्रैटेजिकल टाइम है। अगर आप किसी पार्टी किसी ऐसे अगर होंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे इसके पीछे गेम को। 19 में बना, लागू कब, और आप देखिएगा कि इस बीच में नॉर्थ ईस्ट का कितना समझौता भारत के साथ हुआ है। क्यों? भारत चूंकि एनडीए का क्या है या मैनिफेस्टो, तो साहब इसको तो पूरा करना है, पूरा करेंगे तो सबका साथ सबका विकास। अब यहां से एक रास्ता निकालना था नॉर्थ ईस्ट का मामला का। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट का मामला ही सबसे ऊपर क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि यह मामला तो क्या पूरे भारत का था। हम ये बताओ, माइग्रेंट का सबसे सिंपल सी बात है, सबसे अधिक प्रभाव कहां पर होगा? बॉर्डर एरिया। और चूंकि नॉर्थ इंडिया में चांसेस है कि हम लोग गंगेटिक प्लेन के लोग रहने वाले, मतलब ही नहीं 2000, चूंकि आप देखिए ये जो आपका बदलाव था, चूंकि ये बदलाव तो पहली बार झलक कब दी थी? 2002 में। साहब जानकारी ही बाहर नहीं आ पाया था, किसी को खबर ही नहीं लगा, ठीक है। इसलिए यह मामला बीच में कम, बॉर्डर एरिया पे ज्यादा देखी गई। और इस बॉर्डर में साहब नॉर्थ ईस्ट का मामला बहुत क्या था। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भी क्या, सिक्किम को छोड़ करके असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, डेस्टा, ठीक है, इन सब का मामला तुल पकड़ा। अब देखना यह है कि आखिर यहां इस बीच से रास्ता क्या निकाला गया। रास्ता यह था, दो शब्द आप जानते होंगे, एडीसी और आईएलपी, आईएलपी और एडीसी, ठीक है। एडीसी का मतलब होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। उस आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट, ठीक है। आप देखिएगा, आप जब पहाड़ घूमने जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे, चाहे जम्मू की बात ले ले, लद्दाख की बात ले ले, या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात लेंगे, तो आपको भारत में ही जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिक्किम का एक क्षेत्र है जोरथांग, ठीक है, जीरो पॉइंट जब घूमने जाएंगे तो आपको सिक्किम गवर्नमेंट से, क्योंकि 0 पॉइंट भी कहां पर है? इंडिया में, सिक्किम का ही पार्ट है, ठीक है। आप सिक्किम से जा भी रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको सिक्किम में ही 0 पॉइंट जाने के लिए आपको सिक्किम सरकार से जो परमिट लेनी पड़ती है। इसका साफ मतलब यह है कि वहां के ट्राइब्स को बचाने के लिए, मतलब वहां पर जो है बाकी लोगों का, बाकी पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, जिससे वहां के ट्राइबल कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर आईएलपी का प्रावधान है। कहा गया कि जिस राज्य के जिस क्षेत्र में, ठीक है, एडीसी है, ठीक है, और आईएलपी प्रभावी है, वहां पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा, वहां पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा। तो 2019 में जो सीए आया, जो बना, ठीक है, तो पहली बात तो सेम रखा, 3 देश 6 धर्म, ठीक है, और एक जगह और चेंज किया। चेंज ये किया
कि 31 दिसंबर 2014 को चेंज करके वहां पर लिखा साहब उसकी एंट्री तिथि से ही जो है या क्या ये जो प्रावधान है लागू हो जाएगा। मतलब जो पहले 31 दिसंबर 2014 था उसको वहां पर क्या किया गया, कट करके लिखा गया एंट्री डेट से ही जो है प्रभावी होगा। एंट्री डेट के पीछे कारण क्या है? एक बात तो तय है, आप जानते हैं कि चूंकि 2014 का अगर ईयर लेते हैं और कोई व्यक्ति जो है 2012 में आया हो, ठीक है, और इनका बच्चा जो है, इनका बच्चा 2013 में हो गया साल भर, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बच्चे की नागरिकता पे सवाल खड़ा हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं हाँ 2013 में अगर बच्चा जन्म ले, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इस समय इनके मॉम डैड क्या है, इनलीगल इमिग्रेंट्स। 2014 से पहले इनके मॉम डैड क्या हो गए, इनलीगल इमिग्रेंट्स। साहब हमारे यहां इनलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इस असुविधा से बचते हुए उस डेट को ही मिटा दिया गया 13/12/2014 और वहां पर लिख दिया गया एंट्री गेट से या एंट्री डेट से। एक प्रावधान और जोड़ा गया इसमें, कितना हो गया? नॉर्थ ईस्ट का मैटर था ये। नंबर 2 क्या आपका? प्रवेश तिथि। कौन तिथि? प्रवेश तिथि। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया कि जो व्यक्ति इस विधि से नागरिकता प्राप्त किया है, जो व्यक्ति इस विधि से नागरिकता प्राप्त किया है और इससे पहले उस पर कोई एक्ट मतलब कोई केस चल रहा हो और उस केस का संबंध पासपोर्ट एक्ट या फिर फॉरेनर एक्ट का मामला है, तो वो मामला क्या हो जाएगा? खारिज। सिंपल सी बात है, जब वो नागरिक बन ही गया है तो नागरिकता से संबंधित उन पर कोई केस क्यों चलेगा, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान का सीए है, ठीक है, ये सीए में प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान वो पहले वाली बात थी, 3 देश 6 धर्म, 31 दिसंबर को मिटा करके एंट्री डेट। एक बात है। सेकेंड बात है ये कि नॉर्थ ईस्ट के कैसे क्षेत्र में प्रभावी नहीं होगा? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्षेत्र, जैसे असम नहीं है, बोडोलैंड, इसमें क्या है आपका? एडीसी है। ऑटोनॉमस बॉडी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या था कि साहब वहां के क्षेत्र को एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर एंड व्हाट जुडिकल पावर मिला हुआ था। मतलब हमारा संविधान वहां पर मतलब वो ऑटोनॉमस था। किस क्षेत्र में? विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्यों ऐसा? ट्राइबल की कल्चर को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो कहा गया कि अगर एडीसी की बात को अगर न जोड़ा जाए तो सीएए तो साहब इनकी डेमोग्राफी को चेंज कर देगा। मतलब जिस उद्देश्य से प्रावधान इसमें ऐड किया गया एडीसी एंड आईएलपी, वो तो काम कर रहा नहीं। इसीलिए मतलब मेन वजह यही था नॉर्थ ईस्ट के विवाद का, ठीक है। और इस विवाद को जब समाप्त किया गया तो आप देखे होंगे आज विवाद का क्या है, भयावह स्थिति कम देखी जा रही है, पहले की तरह प्रमुखता के रूप में देखी नहीं जा रही है, क्योंकि इस बीच में नॉर्थ ईस्ट का केंद्र सरकार के साथ कई समझौते भी क्या हुए हैं, सफल समझौते भी हुए हैं, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं वो फैक्ट वाली सवाल, ये जो पॉइंट है आपका 10/12 को क्या हुआ लोकसभा, फिर आपका 11/12 को कहां से पारित हो गया ये राज्यसभा, ठीक है। और इसी के साथ जो है इस पर किसका मुहर लग गया? राष्ट्रपति का मुहर लग गया। और ये आपके देश में जो है अब तैयार है यह लागू होने का, और लागू अभी उस समय हुआ नहीं था, अब जाकर के क्या हुआ है, यह लागू हुआ है, ठीक है। अब जैसा देखिए कि इसके चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, चुनौती या फिर कमी।
कुछ बदलाव आ रहा है पहले से वीडियो वीडियो देखने के बाद? इसलिए कहते हैं वीडियो वीडियो भी, अरे ये सब फालतू का टाइम पास लिया, कैमरा लगा दिया, चिल्ला रहा है, क्या होगा? पढ़ने से होगा जी, पूरा केस देखना पड़ेगा, कहाँ से कब कब मैटर क्या क्या उठा है। ठीक है, चल देखिए इधर, पहला चुनौतियां, विशेष वर्ग को, पहला क्या है इसमें, विशेष वर्ग को स्थान दिया गया। विशेष वर्ग के स्थान पर क्या हम कह सकते हैं? लक्षित समुदाय, टारगेटेड, बोल सकते हैं ना, लक्षित समुदाय को ध्यान में रखा गया। अब समझिए इस बात को, लक्षित समुदाय से क्या विवाद है, या क्यों ऐसा चुनौती, या सरकार का इसमें क्या पक्ष होगा। देखिए सिंपल सी बात था कि चूंकि 6 रिलीजन तो आ गए, 6 रिलीजन बच गया आपका क्या, मुस्लिम्स एंड यहूदी। ठीक है, मानना यह था कि साहब इनको आप बाहर क्यों किए। ठीक है, सरकार का पक्ष है, और साथ ही साथ यह भी था कि अगर ये पड़ोसी देश का मामला है तो पड़ोसी आपका श्रीलंका भी है। ठीक है, म्यांमार भी है, अरे नेपाल तो खुद हिंदू देश है। ठीक है, अब जाकर के वो भी अपने संविधान में चेंज कर लिया है, अब वो क्या है, सेकुलर, वो भी, हाँ वो भी अब सेकुलर वर्ड अपने जो है संविधान में लिख लिया है। अब कहता है कि भाई क्या देखो, ये म्यांमार भी है, आपका कौन भी है, ये श्रीलंका में रहने वाला तमिल, तमिल भी तो बाहर है, तमिल भी क्या है, बाहर है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्या किए हैं, लक्षित मतलब टारगेटेड रिलीजन पर आपने क्या किया है, चोट किया है। अब एक बात मुझे बताओ, भारत में इसको लेकर के वर्ग संघर्ष होगा या नहीं होगा? होगा ना। और जैसा कि आपको पता भी था, पिछले कब 2016 के आसपास का मामला, उस समय शाहीन बाग का मैटर, वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो लिखिए ये कट क्यों हो गया है, नंबर 2 लिखो, क्या होगा, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, इससे क्या होगा, वर्ग संघर्ष में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, एक चीज और समझिए यहां पर, नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट का जो मैटर था, नॉर्थ ईस्ट का जो मैटर था, क्या नॉर्थ ईस्ट का मैटर 100% रिसॉल्व हो गया है क्या? 70% अभी भी है, मतलब संसाधनों पे बोझ बना हुआ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की हित को क्या किया गया, उपेक्षा किया गया। नॉर्थ ईस्ट की या उत्तर पूर्वी राज्यों के हितों की क्या की गई, उपेक्षा की गई। तो लिख मारो यहां पर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की इच्छा का उपेक्षा किया गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की इच्छा का या हित का क्या किया गया, उपेक्षा किया गया। उपेक्षा मतलब नजरअंदाज, हाँ कह सकते, इग्नोर, हाँ इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, अच्छा होगा 7 सिस्टर स्टेट लिखे तो ज्यादा अच्छा है कि उसमें सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के खिलाफ है या नहीं? फंडामेंटल राइट, इज अगेंस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यह क्या है, मौलिक अधिकार के क्या है, खिलाफ। मौलिक अधिकार के खिलाफ कहां पर? चूंकि आप जानते हैं जो भी भावनात्मक शब्द है उसको किससे जोड़ दीजिए, आर्टिकल 14। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है आपका 14, अनुच्छेद 14 कैसे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो साहब इक्वल प्रोटेक्शन कहां दिख रहा है, यहूदी बाहर है। ठीक है, मुस्लिम क्या है, बाहर है, तमिल बाहर है, रोहिंग्या क्या है, बाहर है। ठीक है, आखिर ये सब तो बाहर ही है।
तो कहीं ना कहीं क्या है, किस आर्टिकल के अगेंस्ट है। और साथ ही साथ साहब धर्म को आपने क्या बनाया, बेस बनाया, तो कहीं ना कहीं किसके खिलाफ है यह, धर्म निरपेक्षता के क्या है यह खिलाफ है। धर्म निरपेक्षता के क्या है यह खिलाफ है। चुनौतियां हैं ये, कितना हो गया, 4 चुनौतियां। एक बात मुझे और बताओ, अगर पड़ोसी देश को टारगेट किए हो तो तुम्हारा बताओ संबंध कैसा होगा पड़ोसी देश के साथ, ठीक है। तो एक बात है, इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, संधि पर क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगला चुनौती क्या मिल जाएगा, 5वां पॉइंट आपका, पड़ोसी देश के साथ रिश्ते में क्या आएंगे, कटुता। पड़ोसी देश के साथ रिश्ता में कटुता, विदेश नीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं, विदेश नीति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो लिखो ना, विदेश नीति पर विपरीत प्रभाव, विपरीत प्रभाव, ठीक है, विपरीत प्रभाव। ये सब इसकी क्या है, चैलेंजेस है, ठीक है। जिस चैलेंज को लेके खड़ा हुआ है कौन, आपका सीएए। लेकिन सरकार इसके पक्ष में दलील दिया है, सरकार का दलील मतलब इसके पक्ष में, मतलब गृह मंत्रालय का दलील ही क्या होगा, इसका पक्षीय दलील हो जाएगा। तो अगला पॉइंट आपका बन जाएगा पक्ष में तर्क, इसके पक्ष में तर्क। देखिए क्या शब्द का कमाल, समझिए शब्द का कमाल। कहता है कौन, गृह मंत्रालय का कहना है या सरकार का कहना है या इसके पक्ष में दलील जो दिया गया, दलील ये था कि साहब ये धर्म के आधार पर नहीं, धर्म उत्पीड़न के आधार पर है, धार्मिक, हाँ बिल्कुल, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बेस पर जो है यह आपका क्या है, कानून स्टैंड किया है। मतलब धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर, उत्पीड़न के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर। इस पक्ष में दलील यह भी है, दलील यह है कि साहब यह धर्म निरपेक्षता के खिलाफ भी नहीं है। बोला कैसे साहब, इसमें एक धर्म नहीं कई धर्म को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, या क्या धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं, ठीक है। तो अगला लिखो दलील, धर्म निरपेक्षता के इज नॉट अगेंस्ट द सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं, क्योंकि कई धर्म को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। कई धर्म को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, राइट। इसके बाद और इसके पक्ष में क्या दलील दिया जा सकता है, याद कीजिए जैसे ही कांग्रेस ने उठकर सवाल पूछा, 2 तर्क दाग दिए गए, 2 तर्क दाग दिए गए। पहला तर्क नेहरू लियाकत समझौता, नेहरू लियाकत समझौता। साथ ही साथ 2003 में जब अमेंडमेंट हो रहा था तो उस समय मनमोहन सिंह के द्वारा कहा गया कि साहब ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, कौन से अवैध प्रवासी, उनको संरक्षण देने की काम किया जाए। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और उस समय कौन था, कौन थे गृह मंत्री, लाल कृष्ण, कौन थे वो, सब तो उप प्रधानमंत्री थे ना,
ठीक है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी क्या प्रधानमंत्री, ठीक है। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा यह जब लाया गया था अमेंडमेंट बिल, तो आडवाणी के द्वारा ही साहब यह क्या किया गया था, यह मतलब आश्वासन दिया गया था, ठीक है। और इस आश्वासन को कैसे भुनाया जी महत्वाकांक्षी लोग नहीं, इसको पूरा मतलब पूरा खेल ही बदल दिए। कि नहीं, जो इसको रिसॉल्विंग करने की बात थी तब तो छोड़ दीजिए साहब, ओनली रिसॉल्विंग, अब ये नागरिक बन करके उभर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसका जो क्या हुआ है, तो यहां पर हम कह सकते हैं नेहरू लियाकत। नेहरू लियाकत हमारा क्या था, दोनों के बीच में समझौता था कि हमारे यहां अल्पसंख्यक को मैं देखता हूं, तुम्हारे यहां अल्पसंख्यक को तुम देखो। बोला नेहरू लियाकत समझौता फुलफिल मैं कर रहा हूं, मतलब नेहरू की सपना पूरा कौन कर रहा है, एनडीए नहीं। तो हम कह सकते हैं इज बेस्ड ऑन, लिखो यहां पर नेहरू लियाकत समझौता के आधार पर, राइट। एक बात मुझे बताओ, आर्टिकल 21 कहां जाएगा? आर्टिकल 21 कहता है भारत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कौन सा अधिकार देता है, राइट टू लाइफ और व्हाट विथ लिबर्टी। बोला यार हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो रह तो रहे हैं, लिबर्टी तो है ही नहीं, लिबर्टी तो है ही नहीं साहब। ये लिबर्टी आने से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं मेरा जो धर्म है, मेरा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, मेरा जो गवर्नेंस किस पर बेस्ड है साहब, मतलब हम कह सकते हैं मेरा जो क्या है वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और इस विकास में आवश्यक क्या है, राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी, ठीक है। इस लिबर्टी के आधार पर सीए जो है क्या है, आधारित है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप यहां पर अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21 को क्या कह सकते हैं उसको, इस्टैब्लिश करने का एक उपागम, एक क्या है, यह उपागम के तौर पर देखा जा रहा है क्या आपका सीएए। और यहीं से जो है आपका निष्कर्ष भी बनेगा, निष्कर्ष भी जो है यहां से तैयार होगा कि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक संसदीय, ठीक है, और क्या है प्रगतिशील, जो लोगों के, या हम कह सकते हैं या इसके भीतर रहने वाले लोगों को कौन सा अधिकार मिला हुआ है, जीवन गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, जो कहीं ना कहीं सीए जो क्या है परिलक्षित या सीए में परिलक्षित मालूम पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसे लिख कर आना है। कितना हो गया जी, 1 2 3 4 4 पॉइंट। एक पॉइंट और क्या हो सकता है, पांचवा, सिंपल सी बात आप समझिए कि बाकी अन्य देश को क्यों शामिल नहीं किया गया है। देखो पाकिस्तान भी खुद को घोषित कर रखा है क्या, इस्लामिक स्टेट। अफगानिस्तान तो साहब अब तो रिपब्लिक ही लिख दिया, हो इस्लामिक स्टेट नहीं, रिपब्लिक के नाम पर उन्होंने अपना नाम रख लिया, साथ ही साथ बांग्लादेश भी। लेकिन सॉरी श्रीलंका, म्यांमार, ये सब अभी भी जो है वो अपना धर्म को मतलब क्या रिलीजन को आधार नहीं बनाया है, इसलिए अभी जो है वहां पर या फिर उसको या उस देश के लोगों के या उस देश के अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है, राइट। तो पड़ोसी देश में सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों, क्योंकि ये सब घोषित रूप से क्या है इस्लामिक कंट्री है, या एक रिलीजन का यहां पर क्या है रिलीजियस स्टेट के रूप में जो है यह क्या हुआ है एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि संविधान की मौलिकता को स्थापित करने पर क्या है
आधारित है। अच्छा, तो इतना गुड है क्या आप इस पर सुझाव नहीं देंगे? सुझाव क्या आपको मेन लूपहोल्स कहां पे दिखाई पड़ती है? एक नॉर्थ ईस्ट का मामला, एक वर्ग संघर्ष। इसका मतलब सरकार को आप क्या सुझाव देंगे? यह जो क्या है, कानून भले ही क्या दिखती है, प्रगतिशील, यह कानून और अधिक प्रासंगिक तब हो जाएगी जब सरकार जो है सभी समुदाय के साथ बैठकर विचार करके और वर्ग संघर्ष को सीमित करके जो है इस कानून को देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए। क्यों? हमें सीए की इंपॉर्टेंस को भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि कानून अगर मैं उस पार्टी से नहीं हूं तो बुरा जाकर अगेंस्ट लिख करके आ गए, ठीक है? क्योंकि उसकी अच्छाई को दर्शाते हुए जो उसमें लूपहोल्स हैं, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी सभी क्या है, समुदाय को अगर आप विश्वास में लेकर आगे बढ़े तो जो कमी के रूप में हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वह कमी फिर सामने नजर नहीं आ पाएगी, ठीक है? तो सुझाव क्या आप लिख लेंगे या मैं खुद लिख डालूं? लिखो। सुझाव में आपको लिखना है, यह विधि अपने रूप में प्रगतिशील मालूम पड़ती है, किंतु इसकी इंप्लीमेंटेशन से पूर्व क्रियान्वयन से पूर्व सभी समुदाय को अपने विश्वास में, अपने किसमें? विश्वास में, अपने विश्वास में लिया जाए अथवा कुशल क्या हो? वार्ता होनी चाहिए, या कुशल विचार विमर्श होनी चाहिए। अगर शब्द का इकट्ठा मतलब क्या है, अगर आपके पास शब्द है तो आप इस सेंटेंस आप इजीली वे में या अपनी भावना को आप इजीली वे दर्शा सकते हैं, ठीक है? और शब्द जो है ऊपर वाले देंगे नहीं, आपको मैगजीन तो पढ़ने पड़ेंगे, पेपर तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, सुझाव के बाद बस 5 मिनट और। निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे? ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या होगा? भारतीय शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक, संसदीय, वह क्या है? प्रगतिशील है। क्या है? प्रगतिशील है, जहां गरिमा में जीवन क्या है जी? प्रावधान है। जीवन का क्या है? प्रावधान है। अतः यहां पर लिख मारो, अतः यह और तब सुदृढ़ होता है जब सीए का प्रावधान क्या हो? कुशल पूर्वक इंप्लीमेंट हो या फिर क्रियान्वयन हो। चलो, अब जाकर के तुम्हारा सीए से संबंधित क्या हुआ? सारा मैटर रिसॉल्व हुआ, ठीक है? लिखो, लोकतांत्रिक, संसदीय, वह आपका क्या है? डायनेमिक,
गतिशील भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। जहां गरिमा में जीवन का क्या है, प्रावधान है, यह और तब सुदृढ़ होता है जब सीए का प्रावधान कुशल पूर्वक क्या हो, इंप्लीमेंट हो। सुदृढ़ मतलब कैसे, स्ट्रांगली, इंप्लीमेंट हो। ये कुशल शब्द लगाना क्या है, अनिवार्य है। क्यों? कुशल का साफ मतलब है विवाद रहित या विवाद सहित, विवाद रहित, नॉट विवाद सहित, ठीक है। तो एक साथ आप जो है साथ ही साथ आपने सारा अपना व्यू डाल दिया इसमें, सिर्फ किस एडजेक्टिव से, कुशल एडजेक्टिव से, ठीक है। तो सीए को यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। फिर कभी एनआरसी पे जो है डिस्कस चल पड़ेगी, आज नहीं, पहले इसी को डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है। घर जाइए, खूब पढ़िए, ठीक है। और कम से कम नागरिकता से संबंधित मौलिक बातों को ध्यान में रखिए, जैसे थ्योरीज हो गया, जस्ट सोलाई क्या है, जस्ट संगविन क्या है। जस्ट सोलाई लिखो, किसका, इसको मिटाऊं क्या, कैसे, बंद कर दीजिए क्लास का।